गृह मंत्री अमित शाह का डीप फेक वीडियो शेयर करना तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भारी पड़ता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने उनको तलब किया है, उनके मोबाइल फोन के साथ तलब किया है और उनके साथ साथ तेलंगाना कांग्रेस के 4 नेताओं को भी दिल्ली पुलिस ने तलब किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने आज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने रेड्डी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में तलब किया है। रेड्डी के साथ ही तेलंगाना कांग्रेस के 4 अन्य नेताओं को भी आज तलब किया है। इधर मंगलवार को 12 और लोगों को नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी लोग विपक्षी दलों के हैं। मामले में पहले 17 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। वहीं इस मामले में अहमदाबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम आरबी बारैया और सतीश वड़सोला हैं। इन दोनों पर शाह का फेक वीडियो वायरल करने का आरोप है। मामले की जांच कर रही पुलिस अभी सिर्फ इतना ही बता रही है कि गिरफ्तार किए गए इन दोनों लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन है। वहीं मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि फेक वीडियो बनाओगे तो एजेंसी जांच करेगी ही। कोई गेन कर लेगा, कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं सोच सकता। अब फेक वीडियो बनाओगे और केस होगा, फिर कहोगे कि एजेंसियां छोड़ दी है। देखिए, लोकसभा चुनाव में तीसरे दौर की वोटिंग से पहले अब वोट जिहाद की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने वोट जिहाद की अपील कर दी है। अब सलमान खुर्शीद और मारिया दोनों के खिलाफ एक्शन हुआ है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सलमान खुर्शीद और मारिया आलम दोनों के खिलाफ। वोट जिहाद वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी और एसपी नेता मारिया आलम पर केस दर्ज कर दिया गया है। दरअसल फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए एसपी नेता मारिया आलम ने बीजेपी सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद करने की अपील की थी। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होकर, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। धार्मिक आधार पर वोट मांगने के आरोप में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और सपा नेता मारिया आलम के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 295 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के बयान पर पलटवार किया है। भारत के अंदर न लव जिहाद चलेगा, न जमीन का जिहाद चलेगा और न वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब संविधान पर आ गई है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए बीजेपी पर कहा कि अगर वो पावर में आए तो संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस संविधान को बदनाम कर रही है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण पूरे हो गए हैं। तीसरे दौर के लिए बस 6 दिन ही बचे हैं। इस बीच अगर सबसे ज्यादा कोई मुद्दा चर्चा में है तो वो है संविधान का मुद्दा। राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश के भिंड में थे। रैली के दौरान राहुल ने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर बीजेपी पर तीखे वार किए। ये कोई मामूली किताब नहीं है, जो मिला है इस किताब के कारण मिला। राहुल प्रधानमंत्री ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने संविधान के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और अपने उम्मीदवारों से संविधान की कॉपी साथ रखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। ये सत्ता भूख में डूबा हुआ ये शाही परिवार देश का संविधान छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है। उसको भी उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया है। देखिए, तीसरे दौर का चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में होंगे तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनावी प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और कांग्रेस की तरफ से ही प्रियंका गांधी असम में मोर्चा संभालेंगी। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे और दोपहर 3:30 बजे बनासकांठा में और शाम 5:15 बजे साबरकांठा में हिम्मतनगर में रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा और कर्नाटक के
धारवाड़ में जनसभा करेंगे। आज अमित शाह कर्नाटक के हावेरी और तेलंगाना के हैदराबाद में रोड शो भी करेंगे। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 जगह बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पहले वो बदायूं और फिर आगरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज असम के धुबरी में चुनाव प्रचार करेंगी। यहां से रकीबुल हुसैन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। रकीबुल के पक्ष में प्रियंका धुबरी में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी में एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में जसवंत नगर विधानसभा पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो एक ही दिन मैनपुरी लोकसभा की जसवंत नगर विधानसभा में 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अभी लोग कोरोना के जख्मों से, उसकी तकलीफ से उबरे भी नहीं थे कि कोविड वैक्सीन को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे हड़कंप मच गया है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा है। बड़ी खबर। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसकी मदद से भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में माना है कि वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) जैसे साइड इफेक्ट संभव हैं, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। भारत में सबसे ज्यादा करीब 175 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन के डोज लोगों को दिए गए थे। लोकसभा चुनाव के बीच एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे से देश की राजनीति गर्मा गई है। जल्दबाजी में आप कुछ लोगों को कोविशील्ड लगवा दिया और उससे लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है। अब बताओ ये सब क्या है? मोदी जी ने जो पूरे देश के साथ किया है, पूरे देश से माफी मांगे, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें, पूरे देश को ले आकर आपने आग में गोले में ढकेल दिया। आज सभी लोग परेशान हैं, हम सब लोग। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि कौन से लोग इसके पीछे शामिल हैं और उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करके कंपनी के मालिकों के खिलाफ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई। और देखिए, जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी और हिमस्खलन का कहर लगातार जारी है। वहां पर सड़कें बाधित हो गई हैं, हाईवे बंद हुए हैं, ट्रैफिक ठप है और साथ ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। अचानक से उफान पर आए नदी नाले की वजह से जिंदगी जम्मू कश्मीर में लोगों की बेहाल हो गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से तबाही जारी है। कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है, कहीं हिमपात हो रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। तेज बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू के गाड़ीगढ़ और उधमपुर समेत कई जगहों पर नालों में अचानक आई बाढ़ ने कई लोगों को चपेट में ले लिया, जिनकी तलाश की जा रही है। जम्मू के गाड़ीगढ़ इलाके में अचानक आई बाढ़ में फंसा एक शख्स लापता हो गया। दरअसल सोमवार शाम से घर लौट रहे जम्मू इलाके के कौशल शर्मा जैसे ही अपने घर के पास बने नाले को पार करने वाले थे कि नाले में अचानक आई बाढ़ में फंस गए और डूब गए। इलाके के लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बाद में SDRF को बुलाया गया। उधर उधमपुर के पंचेरी ब्लॉक के लंडर इलाके में आई बाढ़ में 2 बाइक सवार युवक पानी में बह गए, जिससे एक युवक को स्थानीय लोगों ने तो बचा लिया, जबकि दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लापता युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस बुलेटिन में हम तमाम उन खबरों की विस्तार से बात करेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वो खबरें बता देते हैं जिन पर आज हमारी पैनी नजर रहने वाली है। तीसरे दौर के मतदान में अब सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में चुनावी शोर अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे और अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए हुंकार भरते हुए आपको नजर आएंगे। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज पीएम मोदी गुजरात, अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा असम में रैली करेंगे। दूसरी खबर जो आज सुर्खियों में रहेगी वो है अमेठी और रायबरेली सीट पर जो सस्पेंस बना हुआ है। खबर है कि आज कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट भी आपको हम बताएंगे। तीसरी खबर जिस पर आज नजर रहेगी वो है गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो वाले केस की, जिस पर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए आज दिल्ली बुलाया है। और चौथी खबर सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना की है, जिस पर लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और अब प्रज्वल रेवन्ना पर जेडीएस ने एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
और अब बात अमित शाह की। चुनाव की गहमा गहमी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में हर मुद्दे पर बेबाकी से अपना जवाब दिया। विपक्षी गठबंधन समेत राहुल, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ममता बनर्जी के आरोपों और डीप फेक समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। माहौल चुनावी है, लिहाजा वादों और दावों का दौर भी जारी है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात। पत्र में हमने स्पष्टता से कहा है, समय आ गया है कि पूरे देश में यूसीसी लगाएगा। अमित शाह ने इस दौरान मतदान से लेकर संविधान और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बेबाकी से राय जाहिर की। अमित शाह ने दावा किया है कि पहले 2 फेज में बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करेगी। मैं बता देता हूं, ये 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और साथी दल 100 का आंकड़ा पार करके बहुत आगे निकल चुके हैं और हम निश्चित रूप से एनडीए 400 पार करने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में एनडीए सरकार ने शानदार काम किया है, इसलिए अधिकार से वोट मांग रहे हैं। देश की जनता के वोट पर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का अधिकार है, लिहाजा एनडीए की एक तरफा जीत होगी और 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मविश्वास को जागरूक करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं जनता चुनाव के दिन का राह देखकर बैठी है। डिब्बे खुलने दीजिए, एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोटिंग होगी। अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने पर अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने जनता का मूड भांप लिया है, लिहाजा हार के डर से गांधी परिवार परंपरागत सीट छोड़कर भाग गया। सालों से वो वहां लड़ रहे हैं, अब हार भी रहे हैं, फिर से एक बार हारेंगे, इसीलिए तो लड़ने नहीं गए। वरना इतनी बड़ी पार्टी के 2 शीर्ष नेता क्यों कंफ्यूज है, मुझे बताइए। तो नामांकन भी शुरू हो गया क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है भाई। राहुल गांधी लड़ेंगे तो फिर से स्मृति जी जीत कर आएगी। खुद के एक पुराने भाषण को डॉक्टर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले में अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष ने हताशा में ये काम किया, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। धीरे धीरे जनता हर व्यक्ति की विश्वसनीयता को जानती है। तो पार्टी की पॉलिसी इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रखने से कोई गेन कर लेगा, एक कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं सोच सकता। आप फेक वीडियो बनाओगे और केस होगा, फिर कहोगे कि एजेंसियां छोड़ दी है। चलिए, तो जनता सब जानती है। चुनाव में आरक्षण का जिन्न फिर बाहर आ गया है, लिहाजा एबीपी न्यूज पर अमित शाह ने आरक्षण के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण से छेड़छाड़ की, धर्म के आधार पर आरक्षण को हम नहीं मानते। रिजर्वेशन के साथ, आरक्षण के साथ किसी ने छेड़खानी की है तो अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने की। हम धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं मानते हैं, एक गैर संवैधानिक है और कांग्रेस ने एक गैर संवैधानिक कृत्य किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जनता को शुरू से ही धोखा दिया है। राजनीति से दूर रहने का ऐलान करने वाली पार्टी आखिरकार इससे जुड़ी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना बेचारे रह गए साइड पर, इन्होंने दल बना दिया। खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे में धर लिए गए। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मगर अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा देने की मॉरल ताकत नहीं है और हमारा संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कभी कल्पना ही नहीं की थी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। सरहदी राज्य में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, देश की सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं और ममता बनर्जी की सरकार आंख मूंद कर उसको समर्थन कर रही है अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए।
शरणार्थी आए हैं, इनको नागरिकता मिले, इसमें ममता बनर्जी को तकलीफ क्या है? एक ही तकलीफ है कि घुसपैठियों की उनकी वोट बैंक नाराज होती है। अमित शाह ने ईवीएम, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने यूसीसी को लेकर भी ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार हर हाल में इसे पूरे देश में लागू करेगी। देश की 2 हाई प्रोफाइल सीटें अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस जारी है। खबर है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी भी मैदान में नहीं उतरेंगी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के लिए फिर से उनसे अपील करेंगे। सूत्रों के हवाले से आई इस खबर ने चुनावी माहौल कितना गर्मा दिया है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते हैं। कहीं से भी लड़ेंगे, हार निश्चित है। चुनाव पहले हार चुके हैं वहां से, यूपी से, और इसलिए वायनाड के जो सुरक्षित सीट है। जब अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर बीजेपी ने गांधी परिवार पर हल्ला बोल रखा है, तभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली और अमेठी से कहीं से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इसे नेहरू गांधी परिवार का फैसला बताया गया है। सूत्रों ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी किसी एक सीट पर फंसने के बजाय देश भर में चुनाव प्रचार पर फोकस करना चाहती हैं, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी नेतृत्व ने अमेठी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया। हालांकि अमेठी रायबरेली के कांग्रेस नेताओं को अब भी राहुल प्रियंका की हाँ का यकीन है। हम सबको भरोसा है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए फेज में साफ करेंगे। अमेठी मांगे राहुल, अमेठी मांगे प्रियंका। अमेठी में इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। अमेठी में कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी यकीन है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। राहुल जी पूरी तरह से तैयार हैं, वो आएंगे, लड़ेंगे। जिस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम में राधा बिन कृष्ण नहीं रह सकते या कृष्ण बिन राधा नहीं रह सकते, उसी हिसाब से अपने नेता से प्रेम है यहाँ की जनता का, हम लोगों का। हम उनको याद दिला रहना चाहते हैं कि उस चीज़ को समझें यहाँ के और जल्दी से जल्दी घोषणा करें और आवें यहाँ से चुनाव। यूपी में राहुल और प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने से कांग्रेस में ऊहापोह है, तो बीजेपी कांग्रेस से जुड़ी हर खबर पर जमकर चुटकी ले रही है। जो रुझान उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से बड़े अंतर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या जो भी लोग लड़ेंगे, रायबरेली और अमेठी सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। आखिरकार अमेठी की पराजय का स्वाद इतना कड़वा था कि अब तक राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी किस मुंह से आए। वो किसी को भी कैंडिडेट बनाए, इस बार वहां पर कमल का फूल खिलेगा। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा तेज हो रही है कि कांग्रेस रायबरेली या अमेठी में से किसी एक सीट से वरुण गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन इस पर खुद वरुण गांधी ने कुछ नहीं कहा है। पीलीभीत सीट से बीजेपी से टिकट न मिलने पर वरुण को नाराज बताया जा रहा है, लेकिन वरुण के सियासी भविष्य पर जब उनकी मां और बीजेपी की सुल्तानपुरी से प्रत्याशी मेनका गांधी से सवाल किए गए तो उन्होंने फैसला चुनाव बाद पर टाल दिया। सांसद जी, वरुण को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर क्या होगा, क्या देखते हैं बेटा, अभी इलेक्शन तो खत्म होने दो। यानी अमेठी रायबरेली में वरुण गांधी वाला टर्न भी आता नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस का चैप्टर अभी खुला है। राहुल गांधी जी समझ गए हैं कि जहां वो लड़ेंगे वहां पे उनकी पार्टी को और अधिक नुकसान होगा। वैसे तो पार्टी को ज़्यादा रही नहीं है अभी। जिस पार्टी के पास ना नेतृत्व हो, ना नियत हो, ना नेता हो, ना कोई देश के प्रति संवेदना हो, ऐसे लोग देश की राजनीति के लिए नुकसान देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। कहीं से भी लड़ेंगे, हार निश्चित है। कहीं कांग्रेस के लोग नामांकन भरने के बाद नाम वापस ले रहे हैं, कहीं नामांकन भरने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर
उनके कार्यकर्ताओं तक, उनके पार्टी के उम्मीदवारों तक है। ये आज कांग्रेस की और विपक्ष की हालत है कि चुनाव से भागती कांग्रेस नजर आ रही है। नामांकन में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस कभी भी सस्पेंस से पर्दा उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इन दिनों सीटों से अपने उम्मीदवार की घोषणा आज कर सकती है, लेकिन सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी रायबरेली से तो मैदान में नहीं उतरने वाले, और अगर नहीं तो अमेठी रायबरेली में कांग्रेस किसे टिकट देगी। रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 3 मई है। अमेठी से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को फिर मैदान में उतारा है, तो बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को टिकट दिया है, जबकि रायबरेली से बीजेपी ने भी अपना पत्ता नहीं खोला है। वहीं बीएसपी से ठाकुर प्रसाद हाथी की सवारी करते नजर आएंगे। ऐसे में सबकी नजरें कांग्रेस के उम्मीदवारों पर है कि वो कौन होगा जो नेहरू गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में कांग्रेस की दोनों परंपरागत सीटें रायबरेली और अमेठी से नेहरू गांधी परिवार की नुमाइंदगी करेगा। मई महीने की शुरुआत हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिसंबर जैसा हाल है, तो मैदानी इलाकों में गर्मी हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। घर से निकलने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ रहा है, और ऐसे में सवाल है कि मौसम की ये कैसी चाल है कि कहीं बर्फ पड़ रही है तो कहीं गर्मी झुलसा रही है। मौसम की ये गुत्थी मौसम वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे। समय का चक्र बदला है या मौसम का मिजाज बिगड़ा है। बीते कई दिनों से कश्मीर की हर रात बर्फबारी में बीत रही है। मोटी मोटी बर्फ की चादर बिछी है। गुलमर्ग समेत कश्मीर के ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके हुए हैं, जिसे देख सैलानियों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। लेकिन स्थानीय लोग इस बर्फबारी को हैरत भरी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी बर्फबारी दिसंबर या जनवरी में होती है, लेकिन मई में ऐसी बर्फबारी हर किसी के समझ से परे है। वैसे बर्फबारी जितनी देखने में खूबसूरत लगती है, उसके उतने ही साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जब से बर्फबारी शुरू हुई है, उत्तरी और मध्य कश्मीर में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों से मिट्टी खिसक रही है, जिससे बारामूला, किश्तवाड़ और रियासी जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कई मकान भूस्खलन की वजह से ढह गए हैं, यातायात ठप हो गया है। पुंछ के रास्ते कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड बंद पड़ा है। मौसम पल पल बदल रहा है। बारिश और बर्फबारी के साथ 50 किलोमीटर की तेज हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अनंतनाग में मौसम की वजह से चुनाव टालना पड़ा है। वहां 7 मई को होने वाली वोटिंग अब 25 मई को होगी। जम्मू कश्मीर पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। गर्मी के मौसम में बर्फबारी के बीच भारी बारिश ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कश्मीर घाटी के ज्यादातर नाले, नदियां उफान पर हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ सकता है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर भी है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं होने का अनुमान जताया है। हमारा न रोड है, न पानी है, न बिजली है, कुछ नहीं है। हमारे गांव का सैलाब हो चुका है सर। घरों में पानी घुस गया सर। हमें हर साल यहाँ ये सैलाब आता है। हर साल यहाँ स्कूल बंद रहता है, बच्चे पढ़ नहीं सकते। 3 महीने 4 महीने स्कूल बंद रहता है सर। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जम्मू में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश के चलते जहां अधिकतर हाईवे बंद हैं, वहीं जम्मू के गाड़ीगढ़ इलाके में अचानक आई बाढ़ में फंसा एक शख्स लापता हो गया। उसके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भारत की कोस कोस पर पानी और भाषा बदल जाती है, लेकिन मौसम इतना बदलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि एक तरफ भारी बर्फबारी है तो दूसरी तरफ जनता गर्मी की मारी है। ये मौसम का ऐसा सस्पेंस है जिसे समझना मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और ओडिशा में लू का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत में और अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी मौसम तीखा तेवर दिखा रहा है। राज्य के 6 जिलों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुमान ने लोगों का पारा और बढ़ा दिया है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ेगा। अप्रैल महीना खत्म होते ही धीरे धीरे गर्मी ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। 1 मई के बाद से जो गर्मी है, सूरज का जो परमान है वो चढ़ने लगेगा और अभी से तीखे तेवर
सूरज के दिखने लगे हैं। जिस तरह से भोपाल के शिवाजी नगर में हम हैं मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो सड़कों पर चहल पहल है वो कम हो चुकी है। देखते हैं इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही निकल रही, क्योंकि जो लगातार मौसम विभाग ने अनुमान बताया कि गर्मी अब बढ़ती जाएगी। अभी फ़िलहाल भले ही 42 से 43 डिग्री तापमान है, लेकिन आने वाला जो समय रहेगा 45 से अधिक डिग्री तापमान बढ़ता जाएगा। झारखंड भी लू की चपेट में है। दुमका में तो पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दिन चढ़ते ही सड़कें सुनसान दिखने लगती हैं। कई इलाकों में पानी की भी किल्लत होने लगी है। और चलिए इसी बीच यूपी के बरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व सांसद धनंजय सिंह जमानत पर रिहा हो गई हैं। बरेली सेंट्रल जेल से बाहर निकले धनंजय सिंह समर्थकों के साथ जौनपुर रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि 3 दिन पहले उन्हें जमानत मिली थी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर किडनैपिंग केस में अंदर थे, लेकिन अब बरेली सेंट्रल जेल से बाहर निकले हैं धनंजय सिंह। पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा हो चुके हैं और देख सकते हैं इसी गाड़ी में धनंजय सिंह सवार है और वो यहाँ से सीधे जौनपुर जाएंगे। उनके साथ में उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद हैं। ये देख सकते हैं जस्ट पीछे बैठे हुए हैं धनंजय सिंह जी। इसी गाड़ी से ये धनंजय सिंह यहाँ से जा रहे हैं। इन्होंने मीडिया से बात की, कहा कि अब वो जा रहे हैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। दरअसल उनकी पत्नी बसपा से चुनाव लड़ रही है और उनके साथ में कैमरा दर्शकों को दिखाए कि कितने सारे उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी समर्थक उनके साथ में जौनपुर तक जाएंगे, इन लोगों से बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज जब रिहा हो गए हैं? बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा भैया, बड़ी हो गए। अच्छा तो आप किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं? चुनाव बहुत अच्छा है, इस पर चुनाव होगा, हाँ, चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है कोई साजिश थी इनको फंसाने की? जी पूरी साजिश लग रही है। देखा आपने जो उनके समर्थक हैं वे सभी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं और बहुत खुश है क्योंकि उनके जो भैया है धनंजय भैया वो जेल से रिहा हो गए हैं। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज।